कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और पहले मैं बात करता हूं एक छोटी सी नोट के बारे में। हालांकि ये नोट आपका इनऑर्गेनिक से ज़्यादा करीब है। जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इनमें यदि आप एसिडिक नेचर के बारे में बात करें, या मैं बात कर लूं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, या मैं बात कर लूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर आएगा इन एसिड्स का, वो ऑर्डर क्या आएगा जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एसिडिक नेचर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, ठीक है। क्यों? ये तो आपको पहले मैंने बताया था। डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, इधर एक ओ और इस साइड में एक एच हटने के बाद ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस इस केस में होगा, तो ज़्यादा अच्छा आपका ये एसिड होगा, ठीक है ना। और इधर आते आते ये एसिडिक नेचर जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब इसके अंदर जो भी बॉन्ड है उनको तोड़ना। तो थर्मली चूंकि यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड हैं, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो थर्मली ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, ठीक है ना। ये आपका जरा सा हीट देने पर HClO हल्का सा हीट करने पर टूट जाएगा HCl और निकालेगा नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। इस नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के कारण ये इन सब में ऐसा है जो शो करता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है ना। ये एसिड क्या है? ये आपका दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है ना। ये आपका जनरली शो नहीं करते क्योंकि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ती है? ज़्यादा। ये वाला आपका इजीली टूट कर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सामने कोई चीज़ मौजूद हुई जिसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है तो ऑक्सीडाइज कर देगा, कोई मौजूद नहीं हुआ तो ये ऐसे ही अपने दो भाइयों को मिलाकर ऑक्सीजन बनाकर एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी जिसका यूज हमें आगे करने को, ये आगे आएगा अपने सामने। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, ये ऐसी रिएक्शन है ओजोनोलिसिस जिनके बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो पक्का ही आएंगे ही आएंगे, ठीक। पहले आपको ये समझना होगा कि हेलोफॉर्म टेस्ट होता किनके साथ है। तो मैं जैसे ही नहीं स्टार्टिंग कर रहा हूं, आप वही सुनते चलो पहले ध्यान से। ये आपका ऐसे कंपाउंड के साथ होता है जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ये वाला ग्रुप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये ग्रुप प्रेजेंट हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक सेकंड बच्चों, अरे बंद हो जा, फोन आ गया था। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट फॉर्म में ये आपका ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो एक वैलेंसी खाली है, ये आपका जुड़ा होना चाहिए कार्बन के साथ या कार्बन या हाइड्रोजन, इनके साथ जुड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन समझिए पहले। अब इस इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, अभी समझते हैं इसको।
आपका ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ये जो एक खाली वैलेंसी है ना, ये आपका जुड़ा होना चाहिए कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। ठीक, पहली बात। अब मैं आपको पहले रिएक्शन दिखाता हूं कि ये क्या है। जैसे मान लो मैंने यही कंपाउंड ले लिया, C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने कर दिया H। ठीक है, ये रिएक्शन में ये तो पहले जैसा ही है। अगर ये दोनों होते तो कौन सी रिएक्शन हो जाती? एल्डोल, NaOH, अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल। लेकिन हेलो फॉर्म होता क्या है, ये कंपाउंड ये और साथ में लिया जाता है हमारा X2। X2 मतलब क्या? हैलोजन। ठीक, इस X2 में फ्लोरीन बहुत भयंकर होता है, उसको नहीं लिया जाता। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये लिया जाता है। ठीक है, क्लोरीन जब लोगे, जैसे ये हेलो फॉर्म क्या है, जब क्लोरीन लोगे ना तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्लोरोफॉर्म बनेगा। जब ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, और जब आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपका ये CHX3। यही है क्या? हेलो फॉर्म। ठीक, प्लस बनता है आपका H C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक, जैसा कैनिजारो में सोडियम सॉल्ट बनता था, वो एक चीज बनती है। ये है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब रिएक्शन होती कैसे है, जरा इस पर बात करते हैं। देखो बच्चों, स्टेप समझते हैं कि क्या चीज होगी। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां हमने लिखा H। सबसे पहले आपका NaOH आया। NaOH ने यहां से H को निकाला, यानी इधर हुई क्या? एक एसिड बेस रिएक्शन। NaOH ने यहां से H को निकाला और बनाया CH2 माइनस Na प्लस, इधर आया C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये जो है यहां पर अब तक जो होता था ना, वो आपका ये न्यूक्लियोफाइल कहीं जाकर भिड़ता था तो वो RDS होती थी। हेलो फॉर्म में ये जो आपका एसिड बेस रिएक्शन हुई है ना, जो एसिड बेस रिएक्शन हुई है, यही आपकी इस रिएक्शन की क्या होती है? RDS। एसिड बेस रिएक्शन इसकी होती है RDS। तो सर इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी बताता हूं, एक सेकंड पहले इसको जरा आगे कर लूं। इसके बाद इस पर अटैक ये बन गया। अब ये जाता है X2 के साथ रिएक्ट करने। ठीक, जैसे आपका X2 मॉलिक्यूल जब मूव करता था तो इस पर हवा चलती थी, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या कर देगा? डेल पॉजिटिव। इसको क्या कर देगा? डेल नेगेटिव। ठीक, इसका अटैक इस पर, ये चीज चली जाएगी बाहर, ये जुड़ जाएगी Na के साथ, NaX टाइप का कंपाउंड बन जाएगा और इधर आ जाएगा CH2, इसके साथ जुड़ा रहा X, यहां C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया H। ठीक, और ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन गया NaX। ये रिएक्शन की पहली स्टेप हुई है, एक X जुड़ गया। आ रही बात समझ में? अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो जरा सोचो। इसके निकलने के बाद रेजोनेंस, इसके निकलने के बाद मे बी इधर से हो जाए पी पाई बॉन्डिंग, सॉरी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्लोरीन के पास भी वैकेंट है, ब्रोमीन के पास भी वैकेंट है, और आयोडीन के पास भी वैकेंट है। थोड़ी बहुत तो पी पाई और रेजोनेंस तो माशाल्लाह चल ही रहा है। ठीक, मतलब अगला NaOH का मॉलिक्यूल
इससे भी रिएक्ट कर सकता था, इससे भी रिएक्ट कर सकता था। तो क्या करेगा, चूंकि ये ज्यादा एसिडिक है, यहीं से ही दोबारा NaOH H+ को निकालेगा। ठीक, अब RDS ये क्यों है, क्योंकि देखो अब H+ का निकलना आगे की स्टेप में और तेज होता जाएगा, क्योंकि पहली वाली से ये वाली चीज कैसी हो गई, ज्यादा एसिडिक। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो स्टेप की। बात समझ में आ रही। तो यहां अगली स्टेप में क्या बन जाएगा बच्चों, CH के साथ आ जाएगा, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, समझते चलो बस। यहां आ जाएगा, एक सेकेंड, निगेटिव, इधर आ गया X, यहां आ गया Na प्लस C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, फिर एक बार क्या हुआ, X2 के साथ रिएक्शन हुई, एक और X आकर लग गया, C, इधर आ गया X, इधर आ गया एक और X, इसके पास है H, यहां है C डबल बॉन्ड O और H। आगे बात समझे, एक और बार NaOH, अब मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूं, NaOH सेकेंड स्टेप में X2, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक X, एक X, एक X और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ओके, ये बन गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, अभी फिर देखो अब क्या होता है, ये जो कंपाउंड बन गया X X X, देखो कार्बन पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज आता है ना, तो कार्बन कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सर ये कैसे पता चला, याद करो जरा सा, जब आप उसमें चलते हो किसी भी पीरियड में NPOF, तो देखने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये अपने लोन पेयर को H+ को दे देगा, मतलब कैसा बेस होगा, ये होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस जनरली कैसे होते हैं, पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर कार्बन के साथ X लग जाए, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, खूब सारे X लग जाएंगे तो निगेटिव चार्ज को इधर भी फ्लो करवा लेंगे, इधर भी फ्लो करवा लेंगे, इधर भी फ्लो करवा लेंगे। आप पी पाई सोच सकते हो, पी पाई डी पाई ज्यादा सही है, पी पाई सोच सकते हो। मतलब ये जो है ना, ये अब जब 3 X लग जाते हैं तो आपका हो जाता है एक बेटर लीविंग ग्रुप। अब आपको कहानी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है, अब आगे क्या होना है देखो। अब यहां पर अब क्या हुआ, इधर आया फिर से NaOH। ठीक, इस NaOH ने क्या किया, अब यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और निगेटिव चार्ज दो तरीकों से बिहेव कर सकता है, या तो एसिड बेस रिएक्शन कराए, अगर नहीं तो कैनिजारो में पढ़ा है कि वो क्या करेगा, अटैक। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चूंकि मैंने आपसे कहा है कि ये जो 3 X लग गए, ये 3 X के कारण ये जो कार्बन हो गया, ये हो गया कैसा लिविंग ग्रुप, एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। इधर निगेटिव, इधर H, इधर आ गया है OH ग्रुप। बात समझ में आ रही। तो अब क्या होगा, ये आएगा नीचे, और ये इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ये आएगा नीचे और ये भड़ाम से पूरा ग्रुप निकल जाएगा। ठीक, कैनिजारो में ये नीचे आता था और कोई ऑप्शन नहीं रहता था, H बाहर निकलता था, यहां ये ग्रुप बाहर निकलेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे सामने बनकर, यहां आ जाएगा CX3 माइनस, और क्या आ जाएगा,
इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H OH। अब इस कार्बन के साथ एक दिक्कत ये हो रही है कि कार्बन के पास ये जो लोन पेयर हैं, ठीक है ना, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन ये लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, इधर भी फ्लो कर गए, इधर भी फ्लो कर गए, इधर भी फ्लो कर गए, लेकिन यहां पर ये जो एक्स एक्स है ना, ये वाले, ये एक तो थोड़े से बड़े साइज के हैं और ऊपर से लोन पेयर यहां पर जो मौजूद है, ज्यादा डेंसिटी तो यहां पर ही है, जो यहां मौजूद है ना वो इनको दबा रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है। तो ये इस चीज से निजात पाने के लिए इस लोन पेयर को किसी तरह से हटाना चाहता है और ये क्या करता है, यहां से H ले लेता है, जिससे ये कहानी जो इसके ऊपर है ना, जिससे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है ना वो कम हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CH(X3) में और साथ में बनता है HC डबल बॉन्ड O और Na+। ये है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, अब अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछूं कि इस ओवरऑल प्रोसेस में NaOH के कितने मोल खर्च हुए और X2 के कितने मोल खर्च हुए, तो जरा 1 मिनट रुकिए और मुझे बताइए कि कितने मोल खर्च होंगे, फिर आगे देखिए। तो जरा बात कर लेते हैं कितने मोल खर्च हुए। देखो यहां से चालू ही कहानी, NaOH का 1 मोल यहां लगा हुआ है, ठीक, तीन तो ये हो गए जिन्होंने एसिडिक हाइड्रोजन निकाली और एक वो था जिसने अटैक करके इस ग्रुप को निकाला, मतलब NaOH के जो मोल लगे हैं वो लगे हैं कितने, 4 मोल। NaOH के जो मोल लगे हैं कितने, 4 मोल, और Br2 के कितने मोल लगे हैं, 3 मोल। चेक करो, यही तो बना, 3 मोल आपके किसके लग गए, Br2 के या X2 के, ठीक है, और 4 मोल किसके लग गए हैं, NaOH के, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के दौरान। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस पर मैं NaOH की रिएक्शन करा रहा हूं, जब मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो रेट R1 है, जब मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो रेट R2 है, जब मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई तो रेट R3 है। R1 R2 R3 में क्या रिलेशन है, तो बच्चों याद रखना कि लगता है दिमाग में कि सर वो क्लोरीन जो है ना वो आराम से हटेगा, आयोडीन जो है वो और आराम से हटेगा, लेकिन ये नहीं सोचना है क्योंकि RDS यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है और इसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने बाद में क्या लिया हुआ है, आपने आयोडीन लिया हुआ है, क्लोरीन लिया हुआ है, ब्रोमीन लिया हुआ है, इस बात से रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि RDS जो है ना वो NaOH और ये जो पर्टिकुलर चीज है ना इसके बीच होने वाली एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या है रिएक्शन की, RDS। तो इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने यहां क्या लिया है, मतलब R1 R2 R3 ये सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। हां, अगर ये होता CH3 C डबल बॉन्ड O और H ये होता और CD3 C डबल बॉन्ड O और H होता और मैं इन पर करवाता हेलोफॉर्म टेस्ट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ X2, तो नो डाउट
रेट जो होता वो, चूंकि ये हाइड्रोजन निकलना ज्यादा आसान है, ये जो रेट होता वो इस केस का ज्यादा होता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात पर। ठीक, उससे पहले अगर मैंने कहा कि CH2Cl, C डबल बॉन्ड OH, क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? अब ये कॉमन सेंस है थोड़ा सा, क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? अरे सर, ये तो आपका वैसा तो दिख नहीं रहा है जैसा आपने ये बताया था। लेकिन बेटा, ये तो हमने NaOH का खर्चा बचाने वाला रिएजेंट दे दिया ना। मतलब यहां पर तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपको दे दिया कि एक जगह पर हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगा दिया है। ये तो हमने एक NaOH और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बचा दिया है। ठीक है, अच्छा मुझे अगला बताओ, क्या मैं यहां पर ये कर दूं CHCl2 C डबल बॉन्ड O और H, क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा सर जी। समझ में आ रही मेरी बात? क्या ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल। अब आपको याद आया, ये हम लोगों ने कैनिजारो के लिए मना कर दिया था आपको कि इसमें कैनिजारो नहीं होगी, क्योंकि कैनिजारो के लिए हटना चाहिए था हाइड्राइड, लेकिन हट जाता है क्या? CCl3। इसीलिए ये कैनिजारो नहीं देता था, ये आपका देता था कौन सी रिएक्शन? हेलोफॉर्म। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, अच्छा, अब आगे चलने से पहले एक नोट पहले मैं बताऊं आपको, फिर मैं आगे चलूंगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हैलोजन में ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन में यदि आप पानी से रिएक्शन कराओ तो आयोडीन पानी से रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन यदि आप बेस से रिएक्शन कराओ, अभी इसकी डिटेलिंग अपन आगे बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे, बेस से रिएक्शन कराओ, ठीक, तो बेस से रिएक्शन करने पर कंडीशन कोल्ड और हॉट में अलग अलग आती है। मतलब सर, मतलब NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है ना, तो ये पहले, अब NaOH है, इसके साथ क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में ये आपका हैलोजन को ले जाता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हॉट वाली कंडीशन में ये ले जाता है -1 में और +5 में। सर ये बात बिल्कुल नहीं चली। एक मिनट में बताता हूं। देखो, होता क्या है, जब आप Br की रिएक्शन कराओ ना, Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक, तो पहले NaOH क्या करता है, Br को 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है। -1 में जाने का मतलब क्या है, Br-, ठीक है, और प्लस में जाने का मतलब क्या है, तो प्लस में जाने का मतलब यदि आपको सीखना हो तो आपको सीखना पड़ेगा क्या चीज, जो हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी। यहां पर इधर जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो जरा सा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस जगह पर, तो +1 x -6 = 0, यानी x बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, यानी जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है कोल्ड कंडीशन में, और कोल्ड कंडीशन में कहां कहां जाना है, -1 और +1। +1 करने के लिए ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, -1 तो आप आराम से कर सकते हो। तो NaOH के साथ रिएक्शन करने पर यह बनेगा, और क्या चीज बनेगी, आपका बनेगा BrO-। ठीक, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। तो NaOH के साथ रिएक्शन करने पर ये जो कंपाउंड बनता है ये बनेगा आपका ये,
हमने कहा ना ये इनऑर्गेनिक में फिर से मैं बताऊंगा आपको तो और अच्छी फील आएगी आपको। मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, -1 +1। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा NaBr और NaOBr, ये कंपाउंड, ठीक है। ये चीज बनेगी। तो सर यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा NaBr और ऊपर आ जाएगा Na, और आपका वहां क्या था, BrO3 माइनस था ना, तो NaBrO3 ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी डिटेलिंग अपन आगे करेंगे। जब ये कंपाउंड बना, ये वाला, ये NaOBr, तो ये आपका कैसा कंपाउंड होगा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि ये चीज टूट जाती है यदि आप पानी में मिलाओगे, तो क्या बन जाएगा, HOBr या HOX टाइप की चीज, और ये है आपका क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब HOX, जैसे ऊपर Cl वाला एक्सप्लेन किया था ना, ये आपका टूट कर HX और बनाता था क्या, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये चीजों को क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है, ठीक। तो सर इस नोट का मतलब क्या है, इस नोट का मतलब है ये कि हमने लिया CH3COH H, ये लिया, ठीक है, और मैंने आपके सामने लिख दिया NaOX, ठीक। जैसे ही ये लिखा आप तुरंत समझ गए कि ये इसका मतलब क्या है, ये है NaOH और X2 का कॉम्बिनेशन, ये बना है, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्कोहल को यदि हम इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, जैसा कि हमने PCC और PDC के केस में किया था, तो ये पर्टिकुलर चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी C डबल बॉन्ड O और H में। मेरी बात समझ में आई, मतलब देखो यहां पर ये ग्रुप जो ये वाला था ना जिसके साथ रिएक्शन हो रही थी, ये डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, ये वाला ग्रुप आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर NaOX ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो आप यहां पहुंच जाओगे, और तब रिएक्शन आपकी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगी। तो सर क्या इसका मतलब एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, सारे कार्बोनिल कंपाउंड टेस्ट दे देंगे, नो नो नो, कंपाउंड में खास बात होनी चाहिए, CH3 होना चाहिए, यानी अगर मैंने ये कर दिया ऐसा और ये, तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ मैंने ऐसा कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH2 CH3, तो टेस्ट हो जाएगा, नो डाउट, इसके अंदर टेस्ट हो जाएगा, लेकिन CH3 होना जरूरी है। ओके सर, अच्छा सर इसका मतलब एल्कोहल भी टेस्ट दे देंगे, बिल्कुल एल्कोहल भी टेस्ट दे देंगे, बशर्ते वो आपका ऑक्सीडाइज करके इस ग्रुप को बना दें। मतलब जैसे मैंने कह दिया ये टेस्ट दे देगा, जैसे मैंने कह दिया ये तो अभी बता, अरे ये तो दोनों एक ही हो गए, ये भी टेस्ट दे देगा क्योंकि यहां पर CH3 वाला आ जाएगा। मैंने कह दिया ये, क्या लगता है, ये कद्दू ये टेस्ट नहीं देने वाला, ठीक। अच्छा सर ये बताओ अगर किसी ने एल्कोहल में मुझसे पूछ लिया कि कितने मोल NaOH के खर्च हुए, तो मैं क्या कहूंगा। तो देखो NaOX को ऐसे बनना सीखो, NaOX बना होगा तभी तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो NaOX को बनना ऐसे सीखो, OX है माइनस, इसने इसके साथ अटैक किया, ये बाहर हो गया, तो क्या बन गया HOX, एक और NaOH आया और उसने इसके साथ रिएक्शन करके बनाया NaOX। मतलब सर
मतलब NaOH बनने में कितने मोल NaOH के खर्च हुए? 1 मोल यहां खर्च हुआ, 1 मोल यहां खर्च हुआ। तो NaOH बनने में कितने मोल खर्च हो गए NaOH के? 2 मोल। और X के कितने खर्च हो गए? 1। और फिर प्रोसेस पुरानी तरीके से ही चली, यानी टोटल अब मोल NaOH के कितने खर्च होने लग गए? तो पहले खर्च होते थे 4 और इसके 3। अब नई सिचुएशन क्या आ गई है? NaOH के खर्च होंगे यदि एल्कोहल ऐसा है जो ऑक्सीडाइज होकर आपका CH3 डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को प्रोड्यूस कर दे, तो उसके अंदर NaOH के जो मोल खर्च होंगे वो खर्च होंगे 6, और हैलोजन के जो मोल खर्च होंगे वो खर्च होंगे 4। ठीक, ओके। अच्छा, तो सर बस खत्म? नहीं नहीं नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक चीज और छोटी सी सुन लो, फिर आगे बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है Cl और यहां H है, ठीक, अगर ये कंपाउंड आपके सामने आ जाए जहां यहां हैलोजन लगे हों, तो ये भी आपका ये टेस्ट दे सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ही है। देखो क्या होगा, पहले क्या हो जाए, NaOH आए, इस पर अटैक करके क्लोरीन को बाहर भगा दे, इससे बन जाए क्या, COH। अभी सारी चीज समराइज हो जाएंगे, आप चिंता मत करो ये। और फिर हम क्या करवा लें, ऊपर वाली रिएक्शन, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम हो जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर और यहां पर बन जाएगा ये, और तब हमारी हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो सर क्या इसके अंदर मोल बढ़ेंगे? बिल्कुल, यहां NaOH के खर्च होंगे 7 मोल और हैलोजन के अभी भी खर्च होंगे 4 मोल। चेक करो जल्दी से। अच्छा सर ये बताओ, क्या ये भी टेस्ट दे देगा? चेक करो जरा सा, क्या ये टेस्ट देना चाहिए? अगर आप बुद्धि लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज मैंने एक बार करी, अगर मैं ये 2 बार कर दूं तो एक ही कार्बन पर हमारे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, और ऐसा होने से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा कंपाउंड जो है बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में? तो सर क्या सारे एल्किल हाइलाइट टेस्ट दे देंगे? दिमाग में सेट कर लूं? नहीं नहीं नहीं, वही टेस्ट देंगे जो आपका प्रोड्यूस कर सकते होंगे। जैसे मैंने ये कह दिया CH3 CH2 CCl Cl, और यहां मैंने कह दिया CH2 CH3, ऐसा कह दिया। तो क्या आप सोचो ये हेलिफॉर्म टेस्ट दे पाएगा? Cl निकलेगा, Cl निकलेगा, नो डाउट यहां पर कीटोन बन सकता है, लेकिन ये कीटोन में CH3 ग्रुप नहीं है, और जब तक 3 नहीं आते तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका 3X जुड़ते हैं तब कहानी मजेदार बनती है। आ रही बात समझे? इसलिए अगर कहा जाए तो ये क्या टेस्ट परफॉर्म करेगा? नहीं, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो कौन कौन सी चीजें अभी तक अपने दिमाग में हमने सेट कर ली हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप हो, जुड़ा होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। या हमारा कंपाउंड कैसा हो, एल्कोहल हो जो ऑक्सीडाइज होकर इन कंपाउंड को बना सकता है, वो भी टेस्ट देगा। या हमारा एल्काइल हैलाइड हो जो आपका सब्स्टिट्यूशन से एल्कोहल बनाए और वो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर ये बना दे। तो ये वो चीजें हैं जो ये आपका टेस्ट परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक काम करो जरा सा जल्दी से इसको नोट करो और इन क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। इन क्वेश्चन को भी रजिस्टर में नोट करो। ठीक,
हो सकेगा तो मैं इसके जवाब जो है, इन क्वेश्चंस के जवाब जो है वो कल दे दूंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा उसको कल दे दूंगा, या अभी देखता हूँ जो भी है। ठीक है ना, जल्दी से इनको नोट करो। 1 2 3 4 5 सवाल, जल्दी से नोट करो फिर बताता हूँ मैं इसको। ठीक है बच्चों।